हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। बेसिकली एक काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ मुलाकात हो रही है और आज की मुलाकात के अंदर जो टॉपिक आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्री में भी देखने को मिलेगा, आपको मेंस में भी देखने को मिलेगा और कई बार एक कॉन्सेप्ट के रूप में ये आपको इंटरव्यू बोर्ड के अंदर भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है कि इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ बेल। यानी कि आज की क्लास के अंदर जो चर्चा हमें करनी है, बेसिकली उसमें हम ये जानेंगे कि हमारे पास कितने प्रकार के बेल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यूजुअली हमारे सामने दो ही टर्म यूज होते हैं, या तो बेल इन द मैटर ऑफ बेलेबल ऑफेंस या तो बेल इन द मैटर ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। यानी कि हमारे पास ऑफेंसेस की दो कैटेगरीज को सेट किया गया है, जहां पर एक तरफ हम बात करते हैं उन ऑफेंसेस की जहां पर आपको बेल मिल सकती है, या हम कह सकते हैं कि बेल आपका एज अ स्टैट्यूटरी राइट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं उन ऑफेंसेस की जहां पर बेल आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिसीजन लेने का राइट होता है अल्टीमेटली इन द हैंड ऑफ द कोर्ट। तो कुल मिला के आज की क्लास के अंदर हमें बेल के बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर प्रोविजन को देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आपने अब तक बेल के कितने तरह के प्रकारों को देखा है या बेल के कितने टाइप्स के बारे में आप जानते हैं। तो आइए हम देखें कि उन एक एक प्रावधानों के बारे में जो आपके बेल यानी कि जमानत से संबंधित है। अब यहां पर जैसा कि आपके सामने विजिबल हो रहा है कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर जिक्र किया गया है बेल इन अ मैटर ऑफ द बेलेबल ऑफेंसेस। अब सवाल यहां पर यह होता है कि बेलेबल ऑफेंस अर्थात एक जमानती अपराध, यानी कि एक ऐसा अपराध जहां पर अगर आप अपनी जमानत देने के लिए तैयार हैं, तो चाहे आप पुलिस कस्टडी के दौरान हो, चाहे आपकी कोर्ट में अपीयरेंस हो उस दौरान हो, आप अपनी जमानत दे सकते हैं और वहां पर यूजुअली आपको जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है। और छोड़ा भी जा सकता है, क्या हम कहें, ये कह सकते हैं कि आपको छोड़ा ही जाएगा अगर आप सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जिसका जिक्र आपको सीआरपीसी के सेक्शन 436 के अंदर सामान्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट्स की, तो ये चर्चा करता है बेल इन अ मैटर ऑफ द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि यहां पर आपको जमानत नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब यहां पर यह होता है कि यहां पर आपको जमानत मिलेगी, लेकिन आपकी जमानत के ऊपर जो अंतिम फैसला होगा वो होगा माननीय न्यायालय का। अब यह न्यायालय आपके सामने मजिस्ट्रेट कोर्ट के रूप में भी हो सकती है या कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के रूप में भी हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि आमतौर पर ऐसे अपराध या ऐसे मुकदमे जो संगीन धाराओं के तहत दर्ज किए जाते हैं या जहां पर सजा का प्रावधान थोड़ा सा ज्यादा होता है, या हम ये कहें कि वहां पर जो अपराध होते हैं वो आपके हीनियस नेचर के होते हैं, तो आमतौर पर उन सारे ऑफेंसेस को नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो ये बात करता है एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के बारे में, जिसका जिक्र सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब सवाल यह होता है कि एंटीसिपेटरी बेल के अंदर ये जो वर्ड एंटीसिपेट है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एंटीसिपेशन का मतलब होता है एक प्रकार का भय, यानी कि एक व्यक्ति है, ऐसा हो सकता है कि उसने वाकई में कोई अपराध किया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर संदेह हो। तो कुल मिला के जितने भी बेल के प्रावधान हैं, ये हर उस व्यक्ति के ऊपर अप्लाई होते हैं जो या तो किसी मुकदमे के अंदर या तो अपराधी है और या तो वो क्या है, एक सस्पेक्टेड कैटेगरी के अंदर उसको कंसीडर्ड किया जाता है। तो आमतौर पे सेक्शन 438 आपसे ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को ये एहसास है या भय है कि उसके द्वारा एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया गया है जिसकी वजह से निकट भविष्य में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए सेक्शन 438 का सहारा लेते हुए कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट, यानी कि दोनों में से किसी भी एक कोर्ट में वो एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकता है। और वहां पर अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा व्यक्ति ना तो एविडेंस को टेम्पर्ड करेगा, ऐसा व्यक्ति ना तो न्याय से भागने की कोशिश करेगा, ऐसा व्यक्ति हमारी इन्वेस्टिगेशन में प्रॉपर सपोर्ट करेगा, तो यूजुअली कोर्ट ऐसे व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर भी देती है। लेकिन इसी एंटीसिपेटरी के अंदर दो टर्म आपको और देखने को मिलते हैं।
एक आप पर कहलाता है इंटरिम बेल। अब सवाल ये होता है कि देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का एक प्रावधान यह है कि आपको उसमें गिरफ्तार होने की जरूरत सामान्य रूप से नहीं होती है। यानी कि अगर आपके पास उस बेल का ऑर्डर आ गया है, पुलिस अथॉरिटीज आपको गिरफ्तार करने के लिए आती हैं, आप उनको वो बेल ऑर्डर दिखा दीजिए। उस बेल के अंदर जो जो कंडीशंस है, बॉन्ड से रिलेटेड, श्योरिटी से रिलेटेड, आप उन सारी चीजों को फुलफिल कर लीजिए, आपको इमीडिएट रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरिम बेल की, तो यहां पर देखिए जो कल्चर है वो ये है कि यूजुअली एक व्यक्ति अपनी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल करता है। कोर्ट को लगता है कि इसके ऊपर अभी तुरंत निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि अभी हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनना है, क्या पता विक्टिम भी अपना काउंसिल खड़ा करे। तो यूजुअली क्या होता है कि कोर्ट वहां पर उस व्यक्ति को 7 दिन या 10 दिन की एक अंतरिम जमानत दे देती है, यानी कि टिल दैट नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। और वो जो पीरियड आपका होता है 7 दिन या 10 दिन का, उसके बाद जब आपकी बेल एप्लीकेशन के ऊपर फाइनली सुनवाई होती है, तो उसके बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि क्या आपकी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को ग्रांट किया जाना चाहिए लंबे समय के लिए या उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर जब हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी की, तो एंटीसिपेटरी के अंदर आपको आमतौर पे एक इंटरिम बेल का दौर जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा सीआरपीसी में तो हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक ब्लैंकेट बेल होती है। हालांकि यह प्रैक्टिस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लैंकेट बेल। तो ब्लैंकेट बेल का मतलब होता है कि एक अक्यूज्ड है या एक व्यक्ति है, वो कोर्ट में एक एप्लीकेशन दाखिल कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जब कभी भी मुझे गिरफ्तार किया जाए तो मुझे जमानत पर छोड़ा जाए। अब वहां पर जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, यूजुअली दे वुड लव टू आस्क द क्वेश्चन कि आप बताइए कि आपको किस बात का भय है या आपको किस बात का डर है कि आपको किसी परिस्थितियों में गिरफ्तार किया भी जा सकता है। तो आमतौर पे यहां पर आपके पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ब्लैंकेट बेल। ठीक है, तो आमतौर पे आपके पास एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि जब अक्यूज्ड बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होता है, उसको ये तो पता नहीं होता है कि आपके खिलाफ क्या एलिगेशंस है, आप किस मामले में गिरफ्तार किए जा सकते हैं, लेकिन बस वो ये चाहता है कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो यूजुअली कोर्ट भी यहां पर अपने हाथों को खड़ा कर देती है। वो कहती है कि जब तक आप कोई स्पेसिफिक रीजन हमें नहीं बताते हैं, जब तक हमारे पास आपके अगेंस्ट कोई ग्राउंड्स नहीं आते हैं, तब तक हम आपके बेल के ऊपर कोई भी फैसला नहीं दे सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आपका और है जो बात करता है आपके डिफॉल्ट बेल के रिगार्डिंग, जिसका जिक्र सीआरपीसी के सेक्शन 167 के सब क्लॉज 2 के अंदर आपको देखने को मिलता है। डिफॉल्ट बेल का मतलब यह होता है कि आमतौर पे अगर एक व्यक्ति जो किसी केस के अंदर या तो सस्पेक्टेड है या तो अक्यूज्ड है, अगर उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जिसकी सजा 10 साल या उससे ज्यादा की है, तो आमतौर पे कल्चर ये है कि उस केस का इन्वेस्टिगेशन 90 दिन के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि सजा अगर 10 साल से कम की है, तो कल्चर वहां पर यह कहता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपकी 60 दिन के अंदर पूर्ण रूप से संपन्न हो जानी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो इन्वेस्टिगेशन है आपका 60 दिन या 90 दिन, जिस भी पैरा में आप फॉल करते हैं, अगर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो हम ये मानते हैं कि आपका डिफॉल्ट बेल का अधिकार बनता है और आपको यहां पर जमानत दी भी जानी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बेल का जो लास्ट प्रावधान है वो बात करता है बेल आफ्टर कन्विक्शन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सीआरपीसी के सेक्शन 389 के अंदर देखने को मिलता है। अब आइए देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए, आमतौर पे एक व्यक्ति, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, चार्जशीट सबमिट हुई, ट्रायल चला और ट्रायल के बाद कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। लेकिन हर व्यक्ति के पास एक अपील का भी प्रावधान है। क्या पता अपील में जाने पे उसकी सजा कम हो जाए, या यह भी हो सकता है कि जिसको अभी तक कन्विक्ट किया गया था उसको एक्विट कर दिया जाए या उसको दोष मुक्त कर दिया जाए। तो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति जब कभी भी जिनका ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, जिनका कन्विक्शन हो जाता है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपील में जाऊं ताकि मेरी सजा को या तो कम किया जाए या तो मुझे बाइज्जत बरी किया जाए। तो साइमल्टेनियसली वो 389 के तहत एक एप्लीकेशन को भी फाइल करते हैं, जिसके अंदर उनका मेन कंटेंशन ये होता है कि जब तक मेरी अपील फाइनली डिस्पोज ऑफ एप्रोप्रिएट कोर्ट के द्वारा नहीं हो जाती है, तब तक मैं न्यायालय से यह दरख्वास्त करता हूं कि मुझे जमानत पर
छोड़ा जाए। तो कुल मिला के ये बेल के विभिन्न प्रकार हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनमें से कुछ चीजें हैं जो यूजुअली प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जाती हैं और इनसे आपके प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं, इनसे आपके मेंस में भी क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में भी इनके बारे में कहीं ना कहीं आपको चर्चा देखने को मिलती है। अभी आज के दिन आपका उत्तराखंड पीसीएसजे का एग्जाम ओवर हुआ है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा जैसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए उसके बाद पेपर की खबरों में एक खबर यह भी आ रही है कि बहुत ही जल्द जो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी निकालने वाला है और वहां पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो भी आरक्षित डेटें हैं जिसके ऊपर किसी भी एग्जाम का जिक्र नहीं किया गया है, संभावना है कि उसी डेट पे उस एग्जाम को कराया जाए। तो अगर उन डेट्स को हम देखें तो हमें ये डेट नजर आ रही है और वो डेट है आपकी लगभग 8 मई। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शायद यही वो दिन होगा जिस दिन आपका यूपी पीसीएसजे 2022 का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। जो भी खबर आ रही हैं, जो भी नोटिफिकेशन या न्यूज़पेपर में खबर पब्लिश हो रही है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू के एप्लीकेशन के ऊपर यूपी पीसीएसजे का एक बैच आपका करंट में चल रहा है, दूसरा बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ आपका 8 मई को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जाएगा, उसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपकी इंक्लूडेड है। तो अगर आप उस बैच के अंदर अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर, जो नंबर आपके व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा गया है 7500110314, इस नंबर पे आप कॉल करके या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी के रिगार्डिंग क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आईक्यू। थैंक यू सो मच।